Welcome back to our channel Weekend Class, and today we will talk about Nazism and rise of Hitler. Adolf Hitler, as you know, was a very important character in world history, especially during the late 1930s and early 1940s. So first of all, let us discuss the background which led to the rise of Adolf Hitler. As you all know, the First World War was fought during which years? 1914 to 1918. In this, two sides were there. One were called the Central Powers, consisted of German Empire plus Austrian Empire. These two were kingdoms. And on the second, the Allied Powers. The Allied Power consisted of England, France and Russia. Germany had the upper hand because of its strong force. So it made early advances also. चूंकि जर्मनी के पास अच्छी सेना थी तो उसने फ्रांस को, और फ्रांस के पास ही बेल्जियम था, दोनों को हरा दिया. डिफीटेड बोथ फ्रांस एंड बेल्जियम. लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए ने इस युद्ध में 1917 में ज्वाइन किया, थिंग्स चेंज्ड वेरी क्विकली. तो ये जो तीन देश थे, इनको एक और देश का सहारा मिल गया. नाउ यूएस ऑल्सो ज्वाइंड देम. अब ये चार हो गए. नाउ द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ दीज फोर नेशंस, दे डिफीटेड जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, एंड फाइनली जर्मनी वॉज डिफीटेड इन नवंबर 1918. So allied powers defeated the central powers. So Austrian and German Empire one side, known as Central Powers, and the Allied powers were England, France and Russia. But after 1917, US also joined these Allied powers. The defeat of imperial power has led to eventual dethroning of emperor. जब जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में राजशाही जब हट गई, मतलब जब राजा का जो प्रभुत्व था वो हट गया, तो दिस गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो इसने एक रास्ता खोला किसके लिए? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाने के लिए. नेशनल असेंबली मेट एट वेमार टू कंस्टिट्यूट अ फेडरल रिपब्लिक. वेमार करके एक जगह थी जहाँ पे जो जर्मनी की नेशनल असेंबली थी वो इकट्ठा हुई एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन से एक जो देश है उसको चलाने के लिए एक फेडरल स्ट्रक्चर की स्थापना करने के लिए. दे इलेक्टेड डेप्यूटीज फॉर रेक्सटैग. रेक्सटैग वॉज द जर्मन पार्लियामेंट. ये जो डेप्यूटीज हैं ये कैसे इलेक्ट होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जैसे कि हमारे यहाँ होते हैं. इसमें यूनिवर्सल वोट्स कास्टेड बाई ऑल एडल्ट, सभी एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन. मतलब ये आप देखिए कि फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के दौरान जब हम लोग बात कर रहे थे 1946 में, लेकिन यहाँ पे 1918 में ही वुमेन्स को वोटिंग राइट दे दिए गए. तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस. यू कीप ऑन कंपेयरिंग जर्मनी एंड फ्रांस. In this way, it will be easier for you to understand the things. But the German people were not satisfied. लेकिन इस जो रिपब्लिक गवर्नमेंट के फॉर्मेशन से लोग नहीं खुश थे. वाई? इसका बहुत बड़ा रीज़न था. वॉर जो है जर्मनी की हार के साथ ख़त्म हुआ. सो एक ट्रीटी साइन हुई. उस ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस. ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, इसका नाम क्यों पड़ा? वर्साइलेस इज अ प्लेस. ऑन दिस प्लेस द ट्रीटी वॉज साइंड. सो द टर्म्स वर वेरी हार्श एंड ह्यूमिलिटेटिंग ऑन द पार्ट ऑफ जर्मनी. तो बहुत ही कड़े सैंक्शंस लगाए गए, और ये बड़ी ही अपमानजनक बात थी जर्मनी के लिए, जर्मनी जैसे प्राउड नेशन के लिए. जर्मन पीपल आर वेरी प्राउड पीपल. जर्मन प्राइड वॉज हर्ट ड्यू टू दिस ट्रीटी. इस ट्रीटी के द्वारा हुआ क्या कि जर्मनी वॉज ऑल्सो अ कॉलोनियल कंट्री. जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि फ्रांस वॉज अ कॉलोनियल कंट्री, ब्रिटेन वॉज अ कॉलोनियल कंट्री, इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन टिल 1947 व्हेन इट अचीव दिस फ्रीडम.
तो इसी तरीके से जर्मनी भी कॉलोनियल कंट्री थी, तो जर्मनी से सारी कॉलोनीज जो हैं वो ले ली गई। 1/10 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो चली गई। 12% ऑफ इस टेरिटरीज इट लॉस्ट, वो जो है जर्मनी से ले ली गई। अब इसके जो आयरन रिसोर्स थे, 75% ऑफ आयरन रिसोर्स और 26% ऑफ कोल रिजर्व्स, ये किसको, मैक्सिमम फ्रांस को दे दिया गया और कुछ पोलैंड और डेनमार्क में बांट दिया गया। मैक्सिमम जो है वो फ्रांस को दे दिया गया। सो दिस वाज अ वेरी ह्यूमिलिटेटिंग ट्रीटी। और इसके ऊपर जो सबसे बड़ी बात थी, द जर्मन फोर्सेस वेर डिसबैंडेड एंड डीमिलिटराइज। एक तो जितनी भी जर्मनी फोर्सेस थी उनको डीमिलिटराइज कर दिया गया। जब उन्हें आर्म्स और एमिनिशंस नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी जो शक्ति है वो बिल्कुल क्षीण हो जाएगी। इसके अलावा वॉर गिल्ट जो है बना, वॉर गिल्ट इज अ टाइप ऑफ कमीशन, ये एलाइज ने बनाया। इसने जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना वर्ल्ड वॉर 1 का, और उसने ये कहा कि जर्मनी वुड हैव टू पे 6 बिलियन पाउंड्स फॉर वॉर कंपनसेशन। सो दिस वर वेरी humiliating things. Also the resource-rich Rhineland occupied by the Allied powers. तो ये जो राइन रिवर हुआ करती थी, राइन रिवर, तो उसके किनारे जो है वो काफ़ी रिसोर्स रिच एरिया था। तो ये 1920s के दौरान, मैक्सिमम 1920s के दौरान ये मैक्सिमम जो है ये जो एलाइज पावर थी उनके कंट्रोल में रहा। तो जर्मन पॉपुलेशन थी, इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानी? द रिपब्लिकन गवर्नमेंट, द न्यू वेमार रिपब्लिकन। तो उसके लिए उसने इस वेमार रिपब्लिकन गवर्नमेंट को माना रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सिर्फ डिफीट के लिए नहीं, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस थी इसको एक्सेप्ट करने के लिए दोष किसको दिया? इस वेमार रिपब्लिक गवर्नमेंट को दिया। दिस एंड इन ऑरेंज, this and this was taken from Germany after the Versailles Treaty. All this land was under the control of League of Nations. The demilitarized zone, this was under Germany only, but this was all demilitarized. यहाँ से military forces को हटा दिया गया. You can see that a very substantial portion was lost by Germany after the World War. This was one of the background which led to the rise of Hitler. Now in the next episode we will study more things about Nazism. Till then, bye. Do watch our channel and subscribe it. Thank you.